नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बुलेटिन में बात करेंगे इस वक्त की 6 बड़ी खबरों की। तो आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से ये 6 बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले भारत चीन मुद्दे पर देश में चल रही सियासत की बात की जाए तो राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोला और पीएम मोदी से चीन के मुद्दे पर सच बताने के लिए कहा है। राहुल गांधी की माने तो चीन ने 3 जगहों पर हमारी जमीन छीन ली है। वहीं प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें मध्य प्रदेश में तेज हो गई हैं। सीएम धार्मिक यात्रा पर हैं और उम्मीद है कि उनके लौटने के बाद कैबिनेट का विस्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस बीच शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। कोरोना काल में 4200 आरक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई है और इसके बाद लॉकडाउन के बाद ये भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस अस्पताल का भी प्रस्ताव रख दिया गया है। इसके साथ ही उपचुनाव की सरगर्मी तेज है तो उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस विधायक हीरा लाल अलावा ने एक बड़ा खुलासा बीजेपी पर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने 100 करोड़ तक का ऑफर उन्हें दिया था। अब इसके बाद और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी ने इधर कमलनाथ पर आरोप लगा दिया, चीन का तीर छोड़ दिया। प्रभात झा ने कमलनाथ को चीन का एजेंट बताया और कहा कि वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीन के एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया। और आखिर में बात कोरोना की कर लेते हैं। प्रदेश में 12,000 के पार कोरोना मरीजों की संख्या चल रही है। लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला भी जारी है। तो सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 29 या 30 तारीख को, इसी महीने की 29 या 30 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 28 को दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में केंद्रीय संगठन से उनकी मुलाकात होनी है, बैठक होनी है, चर्चा होनी है और वहां अंतिम मुहर लगेगी। आपको बताएं कि कल तिरुपति से वापस मुख्यमंत्री लौट जाने वाले हैं। धार्मिक यात्रा पर फिलहाल चल रहे हैं तो कल तिरुपति से लौटेंगे और उसके बाद 28 तारीख को वे दिल्ली जा सकते हैं जहां पर केंद्रीय नेतृत्व से उन्हें चर्चा करनी है और मंत्रिमंडल का विस्तार संभवतः 29 या 30 तारीख को इसी महीने कर लिया जाएगा। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुराग, मुख्यमंत्री तिरुपति से लौटने वाले हैं, कल लौट जाएंगे। इसके बाद 28 तारीख को प्लान है कि वे दिल्ली जाएंगे और उसके बाद 29 और 30 की मुहर लगनी बताई जा रही है कि उस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नाम दिल्ली में ही तय होंगे, आखिरी मुहर वहीं पर। बिल्कुल, देखिए जो नामों की सूची है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत के साथ बैठक की थी और उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जो नाम है उनको लगभग तय कर लिया गया है और पार्टी हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब जो है लगभग सूची तैयार है और अब खबर इस बात को लेकर है कि 27 तारीख को यानी कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी से वापस लौटेंगे और उसके बाद 28 जून को वो दिल्ली जाएंगे जहां पर पार्टी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनकी मुलाकात होगी और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि इसी हफ्ते यानी 29 और 30 जून तक मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। लंबे समय से इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब होगा तब होगा, लेकिन अब जो है लगभग तय माना जा रहा है कि इसी हफ्ते तक 1 जुलाई से पहले जो है शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेंगे और नई कैबिनेट का गठन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। तो बहुत जल्द इसी हफ्ते ये कहा जा रहा है यानी कि 29 और 30 तारीख तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है। बहुप्रतीक्षित शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह बनाने के लिए इंदौर से दादा, दीदी, भाभी और बाबा सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब ये कौन कौन है? संभावना ये जताई जा रही है कि जून अंत या जुलाई की शुरुआत में ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और बताया ये जा रहा है कि फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है जिसमें सिंधिया खेमे के 11 और बीजेपी के 15 मंत्री बनाए जाएंगे और इसीलिए इंदौर के 3 और 4 बार के जीते हुए विधायक अपनी अपनी जुगाड़ बैठाने में जोर शोर से लग गए। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि इतनी रस्साकशी के बीच एक बार फिर से इंदौर मंत्री पद से महरूम
न रह जाए। संगठन जाने, जो काम मिले करो, उसी में आनंद है। इंदौर में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ विधायक हैं जो 3-3, 4-4 बार का चुनाव जीते हैं, तो मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इंदौर जिला को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इंदौर में दादा, बाबा, भाभी और दीदी की आपसी रस्साकशी के तहत लगता है कहीं नहीं भी इंदौर में कोई भी मंत्री नहीं बनेगा, और जो एक मंत्री तुलसी सिलावट जी बनाए गए वो उपचुनाव में हार की भेंट चढ़ जाए। और इधर कैबिनेट विस्तार से पहले मध्य प्रदेश से धार्मिक यात्रा पर निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पूरे परिवार के साथ कर्नाटक में मंड्या के मेलुकोट के चेलू वानारायण स्वामी मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। वे हैदराबाद से मैसूर पहुंचे थे और फिर वहां से परिवार के साथ मंड्या के मंदिर पहुंचे। उन्होंने चेलू वानारायण स्वामी मंदिर में खास पूजा अर्चना की और फिर योग नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करने पहुंचे। सीएम ने प्रदेश के लोगों की खुशहाली के लिए मंगल कामना की। उन्होंने यहां से सीधे वे मैसूर जाएंगे और फिर वहां से कल सुबह तिरुपति पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। इसके पहले सीएम शिवराज अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ हैदराबाद पहुंचे। यहां से वो सीधे त्रिदंडी चिन्ना जीआर स्वामी के आश्रम पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। दोनों ने चिन्ना जीआर स्वामी का आशीर्वाद लिया और फिर आश्रम में ही मौजूद कोंडाराम स्वामी मंदिर में दर्शन किया। संकट के समय लोक कल्याण, जनता के कल्याण के काम होते रहें, इसके लिए एक तरफ हम प्रयत्नों की पराकाष्ठा करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ भगवत कृपा अगर हो जाए, संतों का आशीर्वाद मिल जाए, स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिले, तो काम करने की शक्ति कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा देश इन चुनौतियों से लड़कर जीते, मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगा, अटल विश्वास है। लेकिन हम भी बेहतर योगदान कर सकें मोदी जी के साथ। हृदय के हार, भारत के मुकुटमणि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो ईश्वरीय शक्ति से संपन्न है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार पहली दफा भर्तियां शुरू करने जा रही है। सबसे पहले पुलिस विभाग में 4200 आरक्षकों की भर्ती होगी। यह फैसला पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से बैठक के बाद गृह मंत्री ने लिया है। गृह मंत्री ने पीएचक्यू में डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 4200 आरक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बड़े स्तर पर काम किया है। आने वाले समय और पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा एमपी में पुलिस अस्पताल भी बनाने का प्रस्ताव है। और भर्ती के लिए 4269 आरक्षकों की भर्ती के लिए आज सहमति बनी है। उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने का तय किया और सहमति के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें केंद्र की सहमति की आवश्यकता होती है। उस सहमति के लिए भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने का आज तय किया। इधर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया है। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए यह आयोग सुझाव देगा। आयोग का 2 साल का कार्यकाल होगा। तो ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रवासी श्रमिक जो हैं, इनके कल्याण के लिए इस आयोग का गठन किया गया। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए आयोग सुझाव देगा। 2 साल का कार्यकाल इसका रखा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कमलनाथ ने केंद्र सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए चीन के हित में काम किया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में झा ने कहा कि इस संबंध में खुलासा हुआ है और यह ऑन रिकॉर्ड है। इससे जुड़े दस्तावेज भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत की तनातनी के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अब ये बात भी समझ में आने लगी है। उन्होंने कहा कि जो भी दस्तावेज सामने आए हैं
उनके आधार पर मैं अपनी भाषा में कहूं कि कमलनाथ चीन का एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की पार्टी कांग्रेस के बीच बहुत सारी बातों का समझौता होता है। इसी क्रम में एक समझौता हुआ कि भारत में जो सामान सहजता से उपलब्ध है उसका आयात बढ़ाया जाए। ऐसी 250 वस्तुएं चिन्हित की गईं जिनका आयात करने का तय हुआ। इसके अलावा आयात पर टैक्स भी 100 से 200% घटाने की बात तय हुई। झा ने यह भी कहा कि ऐसा करने से चीन को जो लाभ हुआ उसके पैसे से कांग्रेस की मदद की गई और पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में भेजा गया। ये एक नेशनल क्राइम है। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, यह नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री जो रिकॉर्ड पर है। रिकॉर्ड पर एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में आरएसएस के खिलाफ दिग्विजय बोल रहे हैं। फरवरी 2020 में आयोजित आईपीएस सर्विस मीट का यह वीडियो बताया जा रहा है और बीजेपी ने दिग्विजय के आईपीएस मीट में शामिल होने पर सवाल उठाए। आईपीएस मीट में किसके कहने पर दिग्विजय सिंह गए थे, बीजेपी ये भी सवाल कर रही है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने आरएसएस को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन करार दिया और कहा कि कोरोना संकट में दिग्विजय कमलनाथ घर में आराम कर रहे हैं और तब आरएसएस ने जनता की सेवा की है। कांग्रेस नेता अब तक किसी अस्पताल में नहीं पहुंचे। दिग्विजय सिंह जी जानबूझकर इस तरह की बातें बोलते हैं। एक वर्ग की तुष्टीकरण की उनकी शुरू से नीति रही है। आरएसएस से बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्र संगठन कोई नहीं। इस कोरोना काल में भी जिस तरह से स्वयं सेवकों ने आगे बढ़कर हिम्मत के साथ, जब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जैसे नेता आराम से घर के अंदर थे, तब उन्होंने आके जनता की सेवा की। पथराव पर बवाल, विदिशा टू भोपाल। जी हां, विदिशा में कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर हमले का मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। शशांक भार्गव ने मामले की शिकायत पुलिस से भी की और कुछ बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया। इधर कांग्रेस ने आज भोपाल में डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित कमेंट किया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। इसके बाद यह हुआ कि इनकी फैक्ट्री पर शाम को पथराव हो गया, जहां पर कुछ कांच भी टूटे और गाड़ियों में भी कुछ टूट फूट हुई है। इसके बाद विधायक ने पुलिस को शिकायत की थी और मामला दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर कांग्रेस भोपाल में डीजीपी के पास गई। दूसरी तरफ विवादित टिप्पणी जो की गई थी उस पर मामला कोतवाली में दर्ज हो चुका है। पुलिस अब जांच कर रही है। विदिशा के निर्वाचित कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव पर
कल जब विदिशा के नगर पालिका के अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथियों द्वारा प्राणघातक हमला किया गया, उस सिलसिले में हम मिलने के लिए आए थे, क्योंकि शशांक भार्गव जी ने जो इधर दिग्विजय सिंह ने एमपी पुलिस पर निशाना साधा है। पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा, वो ये कह रहे हैं। साइकिल चलाई, सोशल मीडिया पर डाला था। प्रशासन की जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग करवाने की। आखिर कानून का पालन करवाने की जवाबदारी किसकी है, वो ये सवाल पूछ रहे हैं और एमपी पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा। मैं भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को इतनी गुलामी करते कभी नहीं देखा जितने अब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने सूचना दी, सोशल डिस्टेंसिंग कराइए। अब सोशल डिस्टेंसिंग कराने की जवाबदारी पुलिस की है कि नहीं है? फिर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं करा रही पुलिस? जवाबदारी किसकी है? परसों हमने साइकिल चलाई, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया था, भाई सोशल डिस्टेंसिंग की जवाबदारी प्रशासन की है, क्यों नहीं कराते? जवाबदारी के साथ समझदारी भी जरूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन करेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरा भी सुरक्षित रहेगा व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। दमोह फतेहपुर गोलीकांड पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इस हत्याकांड में मृतक के परिजनों को फंसाने का आरोप है। पथरिया विधायक पर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगा है। आपको बताएं कि फतेहपुर में देवेंद्र चौरसिया की हत्या हुई थी। और इधर बसपा विधायक रामबाई के विरोध में अपनी ही सरकार के खिलाफ खुलकर आए वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया। उन्होंने फतेहपुर गोलीकांड मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि 15 मार्च 2019 को दमोह जिले के हटा में देवेंद्र चौरसिया की जानलेवा हमले में मौत हुई थी। बसपा विधायक रामबाई के पति पर हत्या का आरोप लगा था। हालांकि सिद्धार्थ मलैया के 1 साल के बाद चौरसिया परिवार के साथ आने पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देर क्यों लग गई। उस वक्त मलैया परिवार क्यों पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आया था। 307 का एक मामला दर्ज हुआ है, जो मेरे चाचा जी के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे प्लानिंग करके दर्ज कराया गया। कहाँ की घटना हुई है? क्या ये पथरिया विधानसभा में पटियागढ़ थाना क्षेत्र में, मगरौन थाना क्षेत्र में एक फतेहपुर करके जगह है, उससे करीब 5-10 किलोमीटर आगे मेरा क्रैशर है, वहाँ की घटना है। गिरफ्तार कर लिया गया है? गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी की पूरी कोशिश है, लेकिन अभी हमने ज्ञापन दिया है कि पहले री इन्वेस्टिगेशन की जाए, उसके बाद ही फिर कोई बातचीत की जाए। क्योंकि मेरा आपसे ये भी कहना है कि जो घटनाक्रम उस अहरवाल लड़के के साथ हुआ है उसको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि 307 का मामला 302 बन जाए। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप ये बात एसपी और आईजी और डीजीपी तक पहुँचे कि भाई उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इस मामले को अगर वो सफल नहीं हुए हमें पकड़ने में, तो इस मामले को वो 307 या 302 बना देंगे। केरवना का वो व्यक्ति जिसने जो आरोपी है वो केरवना का है। 12 लाख की उसने ज़मीन खरीदी। कैसे खरीद ली? क्या करते हैं? कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा है क्या? धर्मेश हमारा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूरे मामले में अपडेट लेते हैं। धर्मेश, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? धर्मेश, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है कि धर्मेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे उनसे संपर्क वापस हो सके, लेकिन पहले परिवार की मदद के लिए सिद्धार्थ मलैया आगे क्यों नहीं आए, सवाल ये भी उठ रहा है। 1 साल तक कहाँ थे? लेकिन दूसरी तरफ जिस परिवार पर आरोप लगा है फतेहपुर गोलीकांड का, वो परिवार कह रहा है कि जानबूझकर फंसाया गया है। और धर्मेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। धर्मेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही है
तो ये बताएं कि अभी इस मामले में अपडेट क्या है। जी पुनीत जी, मैं आपको बता दूं, जो जिले का बहुचर्चित देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड है उसको लेकर के जो ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जो 15 मार्च 2019 को हुआ था, जिसमें नया मोड़ परसों जो 24 तारीख है 24 मई को आता है, जिसमें एक गोलीकांड हुआ था और जिसके आरोप देवेंद्र चौरसिया के परिजनों पर लगे। और परिजनों का कहना है, परिजनों का आरोप है कि यह पूरा का पूरा जो षड्यंत्र है यह पथरिया विधायक रामबाई के द्वारा रचाया गया है और यह फर्जी मामला बना करके और किसी न किसी तरह से जो देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के जो एक गवाह हैं इनको प्रभावित करना और उसके परिजनों को प्रताड़ित करने के लिए यह पूरी साजिश रची गई है, जिसको लेकर के जिले में सियासत भी और गर्म हुई है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित होकर के और हटा में इसका उग्र प्रदर्शन किया गया। शुक्रिया धर्मेश आपका इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से खबर आपको बताएं कि कोलार में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और यहां बारिश जो तेज हुई है इसके चलते दीवार ढह गई है। एक बड़ा हादसा हालांकि टल गया, 3 कारें दब गईं और एक महिला जख्मी हुई है। आर्चर्ड पैलेस के से सटी हुई दामखेड़ा के पास की ये दीवार थी। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से इसकी शिकायत भी की थी कि ये दीवार कभी भी गिर सकती है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश जरूर आया, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ जो जब ये हादसा हुआ तब यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। आर्च्ड पैलेस के पास दामखेड़ा की ये दीवार थी, सटी हुई दामखेड़ा के पास की ये दीवार है जो कि ये ढह गई। भारी बारिश की वजह से ये कहर देखने को मिला कोलार इलाके में। एक बड़ा हादसा हो सकता था, ये टल गया। हालांकि जो दीवार गिरी है इसकी वजह से 3 कारें दब गई थी और एक महिला भी इसमें जख्मी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।